मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाइन टाइम्स की ओर से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले में पुलिसकर्मी की मौत, एक अन्य घायल। अधिकारियों ने कहा कि एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया जब आतंकवादियों ने गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर गोलियां चलाई। घटना दोपहर में परचू पुल के पास हुई, जहां सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त गश्ती कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित कर रही थी। उन्होंने कहा, आतंकवादियों के हमले में अनुज सिंह और मोहम्मद इब्राहिम दोनों संबंधित थे। अधिकारियों ने बताया कि भारत रिजर्व पुलिस की 10 बटालियन घायल हो गई। सिंह ने चोटों के कारण दम तोड़ दिया जब इब्राहिम एक अस्पताल में जीवन के लिए जूझ रहा था। उन्होंने कहा, पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में घेराबंदी कर ली है और हमलावरों को पकड़ने के लिए एक शिकार शुरू किया गया है। गुरुवार की घटना के एक दिन बाद आतंकवादियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके सौरा में बीएसएफ के 2 कर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी। चक्रवात अम्फान 12 बंगाल में मारता है। कोलकाता हवाई अड्डे पर गुरुवार दोपहर सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तटीय बेल्ट और उसके आसपास के इलाकों में कहर बरपाते हुए चक्रवात अम्फान हाल के वर्षों में सबसे खराब तूफान में से एक, जिसने बुधवार को बंगाल में मारा था, कम से कम 12 लोगों की मारे जाने का दावा किया। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और उत्तर में हजारों घरों को ध्वस्त कर दिया। 24 परगना जिले और 1000 एकड़ कृषि भूमि पर फसलों की सफाई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के लिए किए जाने वाले नुकसान और उपायों का आकलन करने के लिए गुरुवार दोपहर राज्य टास्क फोर्स की एक बैठक बुलाई। बनर्जी ने कहा कि आपदा बंगाल में कोविड-19 महामारी से बढ़ी थी। अगर हम 5 लाख लोगों को नहीं निकालते तो पता नहीं क्या होता। हमें नुकसान की सीमा का पता नहीं चल पाया है। ये 1 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। हमें सभी से सहयोग की ज़रूरत है। हम केंद्र से कहेंगे कि वह संकट की इस घड़ी में सभी राजनीतिक मुद्दों को अलग रखते हुए राज्य सरकार को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए कहें। दूर हजारों पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे मुड़ गए। पुणे में कोविड-19 में 43 वर्षीय ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 43 वर्षीय एक पुलिस कांस्टेबल जिसने कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था, गुरुवार को महाराष्ट्र के पुलिस शहर के एक अस्पताल में घातक संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। अधिकारी कांस्टेबल पुणे पुलिस की यातायात शाखा से जुड़ा हुआ था और 10 मई से भारतीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। अधिकारी ने कहा, उसने कहा कि संक्रमित पुलिसकर्मी वेंटिलेटर पर था और गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। पुणे पुलिस से जुड़े कम से कम 26 कर्मियों ने कोविड-19 के लिए अब तक सकारात्मक परीक्षण किया है, जिनमें 14 संक्रमण से उबर चुके हैं और 2 की मौत हो गई है। कांस्टेबल 57 वर्षीय सहायक के बाद पुणे पुलिस में दूसरा कोरोना वायरस हताहत है। इस महीने की शुरुआत में सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। भारत बांग्लादेश यूनिसेफ में चक्रवात अम्फान के कारण आसान जोखिम वाले कम से कम 19 मिलियन बच्चे। बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में कम से कम 19 मिलियन बच्चे फ्लैश फ्लड और भारी बारिश से आसान जोखिम पर हैं, क्योंकि चक्रवात अम्फान भूस्खलन करता है और पश्चिम बंगाल राज्य को शक्तिशाली तूफान से सीधी टक्कर देने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की बल एजेंसी ने चेतावनी दी है। अत्यंत भयंकर चक्रवाती तूफान अम्फान ने बुधवार को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की दीघा में तबाही मचाई, जिससे तबाही मच गई। भारत में कम से कम 3 लोग मारे गए और बांग्लादेश में 7 लोग मारे गए। यूनिसेफ ने कहा कि कम से कम 19 साल के बच्चे बांग्लादेश और भारत के कुछ हिस्सों में बाढ़, तूफानी बाढ़ और भारी बारिश से आसान जोखिम है, क्योंकि चक्रवात अम्फान भूस्खलन करता है। पश्चिम बंगाल 16 मिलियन से अधिक बच्चों सहित 50 मिलियन से अधिक लोगों का घर उम्मीद है शक्तिशाली तूफान से सीधी टक्कर। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बुधवार को एक बयान में कहा। यूनिसेफ ने कहा कि अभी बहुत चिंतित है कि कोविड-19 दोनों में चक्रवात अम्फान के मानवीय परिणामों को गहरा कर सकता है। देशों को भीड़ जो अस्थायी आश्रयों में चले गए हैं, वे विशेष रूप से सांस की बीमारियों जैसी कोविड-19 के साथ साथ अन्य संक्रमणों के प्रसार के लिए कमजोर होंगे। पिछले 24 घंटों में 5,609 ताज़ा मामलों के साथ भारत का कोविड-19 टैली 1,12,359 तक पहुंच गया। भारत में पिछले 24 घंटों में 5,609 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कुल मामलों की संख्या 1,12,359 है।
कुल मामलों में 63,624 सक्रिय मामले हैं, 45,300 रोगियों को ठीक किया गया है या छुट्टी दे दी गई है और 3,435 मौतें हुई हैं। कुल 39,297 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है। इसके बाद तमिलनाडु 13,197 मामले, गुजरात 12,537 मामले हैं और दिल्ली 11,088 मामले हैं। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष 10 शहरों में कुल पुष्टि किए गए कोविड-19 मामलों में से 3 में महाराष्ट्र के 3 शामिल हैं, गुजरात से 2 और राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु और नई दिल्ली से 1-1। अमेरिका चीन के साथ सीमा तनाव को लेकर भारत का समर्थन करता है। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव के बीच लद्दाख में बुधवार को दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच एक फ्लैग मीटिंग बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। यहाँ तक कि अमेरिका ने कहा कि सीमा विवाद बीजिंग द्वारा किए गए खतरे की याद दिलाते हैं। विकास की पुष्टि करे एक सूत्र ने कहा, दोनों पक्षों के ब्रिगेड कमांडरों के बीच एक फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस प्रकार गतिरोध जारी है। मंगलवार को तनाव और बढ़ गया और चीनी विदेश मंत्रालय MOFA ने भारतीय पर आरोप लगाया। सिक्किम और लद्दाख में दोनों देशों के बीच LAC पर अपने गश्त और एक तरफा रूप से स्थिति को बदलने का प्रयास। अपने क्षेत्र में पार करने की सेना और भारतीय सेना ने चीनी पश्चिमी के पश्चिमी खंड में लाइन पार कर ली है। सीमा और सिक्किम खंड चीनी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए MOFA ने कहा। बुधवार को बीजिंग से बाहर निकलते हुए दक्षिण और मध्य एशिया के सहायक सचिव एलिस वेल्स ने कहा कि चीन द्वारा उकसाने और परेशान करने वाले व्यवहार पर सवाल उठता है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करना चाहता है। सीमा पर भड़कते हुए मुझे लगता है कि एक अनुस्मारक है। चीनी आक्रामकता हमेशा सिर्फ बयानबाजी नहीं है और चाहे वह दक्षिण चीन सागर हो या चाहे वह भारत के साथ सीमा पर हो, हम चीन द्वारा उकसावे और परेशान करने वाले व्यवहार को देखना जारी रखते हैं, वेल्स ने एक बयान में कहा। पंजाब के CM अमरिंदर सिंह मुख्य सचिव मुद्दे को लेकर विधायकों से मिलने पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कुछ विधायकों के साथ मुलाकात की, जिन्होंने आबकारी राजस्व पर एक बैठक के दौरान मुख्य सचिव के अस्वीकार्य व्यवहार पर आपत्ति जताई थी। कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधायक अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, परगट सिंह और संगत सिंह गिलजियन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जिनके बारे में उन्हें उनके सीसवन फार्म हाउस में दोपहर के भोजन के लिए बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी बैठक में मौजूद थे। रंधावा ने कहा, एक आधिकारिक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया एक अनौपचारिक दोपहर के भोजन के लिए, जिसके दौरान प्रचलित कोविड-19 संकट और राज्य में लंबे समय तक तालाबंदी पर चर्चा की गई थी। रंधावा ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव करण आवंत सिंह के कथित अस्वीकार्य मुद्दे को उठाया था। व्यवहार मंत्रियों के साथ एक पखवाड़े पहले यहाँ आयोजित एक बैठक के दौरान जब उन्होंने CM ने मुख्य सचिव मुद्दे के बारे में पूछा, तो हमने उन्हें बताया कि रंधावा ने कहा कि मुख्य सचिव का रवैया सही नहीं था और उन्होंने मंत्रियों के साथ बात की थी। कोविड-19 प्रभाव। बिहार डाई CM सुशील कुमार मोदी इस साल ऑनलाइन विधानसभा चुनावों के संकेत दे रहे हैं। बिहार में आगामी चुनाव डिजिटल संचार के विभिन्न माध्यमों से ऑनलाइन हो सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप के लगातार प्रसार से बनी स्थिति के कारण। उन्होंने कहा, भारत के चुनाव आयोग को बिहार के चुनावों के लिए एक डिजिटल मतदान पद्धति विकसित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर जाने के लिए मतदाताओं को सामाजिक वोटों से परे रखने समझदारी नहीं होगी। उन्होंने कहा, मजबूत संभावना पर भरोसा, बिहार चुनाव ऑनलाइन हो रहा है। उन्होंने कहा, ऑनलाइन मतदान करना असंभव नहीं है। हम उचित सुरक्षित सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए दक्षिण कोरिया में ऑनलाइन मतदान का एक उदाहरण ले सकते हैं। इस साल अक्टूबर से नवंबर के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं। जो महामारी समाप्त होता है या नहीं, अब यह एक पूर्वगामी निष्कर्ष है कि बिहार चुनाव के दौरान चुनावी अभियान या चुनाव प्रचार करना पारंपरिक रूप से संचालित सामाजिक गड़बड़ी के कारण अगले एक साल के लिए पारंपरिक तरीकों से किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार ऑनलाइन मतदान करना और आचरण करना। उन्होंने कहा कि बिहार में संचार के विभिन्न डिजिटल माध्यमों के माध्यम से प्रचार करना अपरिहार्य होगा।
भारतीय टेलीकॉम का मोबाइल विकास कोरोना वायरस पर कमजोर होता है, मजबूत रहता है। फिच 31 मार्च 2021 FY21 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में भारतीय दूरसंचार कंपनियों के राजस्व और पूर्व कर लाभ की वृद्धि दर कम होने के कारण और कोरोना वायरस महामारी के बीच कमजोर आर्थिक गतिविधियों के कारण फिच रेटिंग्स ने गुरुवार को कहा, महामारी हम उम्मीद करते हैं कि एक वित्त वर्ष 2015 की उद्योग मोबाइल सेवा EBITDA में साल दर साल लगभग 15% की वृद्धि होगी, जो हमारे भारतीय सकल घरेलू उत्पाद के विकास का अनुमान 0.8% बढ़ाएगा, क्योंकि उद्योग को उद्योगव्यापी के पूरे साल के लाभ का एहसास होगा। दिसंबर 2019 से प्रभावी लगभग 30% की टैरिफ बढ़ोतरी, रेटिंग्स एजेंसी ने एक नोट में कहा। FY20 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 दूरसंचार उद्योग के लिए राजकोषीय EBITDA की वृद्धि का अनुमान 25% है। टेलीकॉम कंपनियों की टेलीकॉम 4Q FY20 EBITDA की वृद्धि टैरिफ बढ़ोतरी और 4G डेटा वृद्धि से प्रेरित थी, जो वित्त वर्ष 2015 में फिच के पूर्वानुमान के रूप में थी, क्योंकि लॉकडाउन केवल 25 मार्च से लागू किया गया था। फिच ने कहा कि राजस्व बाजार हिस्सेदारी अरबपति मुकेश अंबानी की विश्वसनीय तेजी से मजबूत हो रही है। इकोजियो और सुनील भारती मित्तल की भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के साथ तेजी से बाजार में हिस्सेदारी खो रही है। कैबिनेट के फैसले से कई नागरिकों को मदद मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयास मजबूत होंगे, PM मोदी। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए फैसलों में प्रवासी श्रमिकों, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, मत्स्य पालन क्षेत्र में ऋण की आसान उपलब्धता और अवसरों की उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। आज की कैबिनेट बैठक के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, कल्याण की आसान उपलब्धता, मत्स्य पालन के क्षेत्र में अवसरों का दोहन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि फैसले से कई नागरिकों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यह क्रांति लाएगा। मत्स्य पालन क्षेत्र यह इसे नवीनतम तकनीक, बुनियादी ढांचे के साथ मजबूत करेगा और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करेगा। हमारे मेहनती मछुआरों को बहुत लाभ होगा, प्रधानमंत्री ने कहा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का एक और महत्वपूर्ण निर्णय एक जीवंत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में योगदान देगा। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में प्रयासों को भी मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकता के लिए योजना पर केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियों और सूक्ष्म खाद्य व्यवसायों को एक बड़ा बढ़ावा देगा और ग्रामीण शहरी समुदायों के लिए पर्याप्त आजीविका सुनिश्चित करेगा। सेंसेक्स 114 अंक चढ़ा, FMCG ऑटो शेयरों में तेजी। गुरुवार को इक्विटी बेंचमार्क सेंसेक्स 114 अंक चढ़ गया, क्योंकि निवेशकों ने FMCG, ऑटो और IT शेयरों को अर्थव्यवस्था के क्रमिक रूप से जमा किया। 31,188.79 इंट्राडे के उच्च स्तर के बाद 30 शेयर सूचकांक 114.29 अंक या 0.37% बढ़कर 30,932.90 पर बंद हुआ। व्यापक NSE निफ्टी 39.70 अंक या 0.44% बढ़कर 9,106.25 पर पहुंच गया। सेंसेक्स पैक में ITC 7% से अधिक की तेजी के साथ इसके बाद एशियन पेंट्स, हीरो मोटरकार, मारुति, बजाज ऑटो, सन फार्मा, TCS और HCL टेक शामिल हैं। दूसरी ओर एंडसियन बैंक, NTPC, बजाज फाइनेंस, HDFC और L&T लेगार्ड्स में से थे। बिंग को ऑटो, IT, मेटल्स और FMCG जैसे सेक्टरों के अग्रिम शेयरों में देखा गया था, क्योंकि व्यापारियों ने अर्थव्यवस्था के क्रमिक उद्घाटन पर ध्यान दिया, आर्थिक सुधार की उम्मीदें बढ़ाते हुए। नरेंद्र सोलंकी, हेड इक्विटी रिसर्च, फंडामेंटल, आनंद राठी, सत्र के फैग एंड पर कुछ बिक्री देखी गई, क्योंकि नकारात्मक वैश्विक संकेत दूसरे सीधे दिन के लिए जारी रहे और व्यापारियों ने साप्ताहिक समाप्ति की तारीख के रूप में मुनाफा दर्ज किया, जिसके कारण सूचकांकों को अधिकांश लाभ कम हो गए। बेंगलुरु SAI सेंटर में कोविड-19 पॉजिटिव कुक की हॉकी खिलाड़ियों तक कोई पहुंच नहीं थी। हॉकी इंडिया ने बुधवार को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बेंगलुरु सेंटर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पुरुषों और महिला हॉकी टीम को शिफ्ट करने के बावजूद नियोजित किया, जहां कोरोना वायरस पॉजिटिव कुक की मौत हो गई, क्योंकि खिलाड़ियों तक उसकी कोई पहुंच नहीं थी।
कुक की मौत कार्डियक से हुई। गिरफ्तारी और बाद में कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया। एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, जिसने कहा कि घबराने की कोई वजह नहीं है क्योंकि मृतक को खिलाड़ियों के आवास क्षेत्र में कोई पहुंच नहीं थी। बेंगलुरु की टीमों के बाहर जाने का सवाल नहीं उठता है क्योंकि यह देश में सबसे बड़ी अच्छी सुविधा है। एचआई के सीईओ एलेना नॉर्मन ने बताया, अगर हम इस तरह के कदम के बारे में सोचते हैं तो यह देशव्यापी तालाबंदी के कारण व्यावहारिक रूप से असंभव है। एसएआई के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रसोइया इससे परे नहीं गया था। 10 मार्च से गेट एरिया एक कुक लगभग 60 कर्मचारियों का हिस्सा, जिन्हें 10 मार्च से घर पर रहने के लिए कहा गया था क्योंकि उनकी वृद्धावस्था के दौरान अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से मृत्यु हो गई थी, अधिकारी ने बताया। सूक्ष्म पहचान, बड़े पैमाने पर अलगाव, त्वरित उपचार ने भारत को कोविड-19 की लड़ाई में मदद की। हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि माइक्रो आइडेंटिफिकेशन, मास आइसोलेशन और त्वरित उपचार की देश की नीति ने बड़े पैमाने पर मौतों को रोकने में मदद की और कोविड-19 का प्रसार कम हुआ। उन्होंने कहा कि 1.35 बिलियन भारतीयों ने राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के निर्णय को सम्मानित किया, जिसने मृत्यु दर को बनाए रखने में मदद की नीचे और अभी तक कोविड-19 के प्रसार को समाहित किया गया है। वीडियो सम्मेलन के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन एनएएम के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए वर्धन ने जोर देकर कहा कि मानव कल्याण को सभी आर्थिक विकास का आधार होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता ओगोटे शिरलेव ने की। स्वास्थ्य मंत्री अजरबैजान गणराज्य केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा। वर्धन ने कहा कि वर्तमान कोविड-19 महामारी संकट भी लोगों को याद दिलाता है कि शासन की वैश्विक संस्थाओं को विश्वसनीय और पारदर्शी होने के लिए अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और प्रतिनिधि बनने की आवश्यकता है। प्रभावी बहुपक्षीयवादी समय की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गति, पैमाने और दृढ़ संकल्प को सुनिश्चित किया है इस संकट से निपटने में। $262 विस्तार मास्को कुवैत उड़ानों पर आते हैं। 2 उड़ानें, एक मास्को से और दूसरी कुवैत से बुधवार देर रात यहाँ हवाई अड्डे पर उतरे। मॉस्को से रात 9 बजे आने वाली फ्लाइट से 104 यात्री थे, जबकि 11:15 पर कुवैत की फ्लाइट में राज्य भर से 158 यात्री थे। मॉस्को की फ्लाइट में यात्रियों में त्रिशूर, कोल्लम, एर्नाकुलम 18 प्रत्येक, तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर 9 के लोग शामिल हैं। अल्पुजा और कोझिकोड 8 प्रत्येक, पठानमथिट्टा, कोट्टायम 4 प्रत्येक, कासरगोड़ा 3, मलप्पुरम 2, पलक्कड़ 1 और 2 यात्री जिन्होंने अपने गंतव्य को निर्दिष्ट नहीं किया है। उनमें से 83 छात्र हैं। संभवतः कुवैत से उड़ान में तिरुवनंतपुरम 39, कोल्लम 52, पठानमथिट्टा 37, अलापुझा 14, मलप्पुरम 4, एर्नाकुलम, पलक्कड़, कोझिकोड और कोट्टायम से 2-2 यात्री शामिल थे। कासरगोड़ा और कुन्नूर से 1-2 यात्री जिन्होंने अपने गंतव्य को निर्दिष्ट नहीं किया है। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।